गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आज काफ़ी दिनों बाद आपसे बात कर रहा हूँ और आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल्स, कोशिकाओं की जो मुख्य प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या होती हैं, और हेला सेल्स के बारे में आपके नाम को हेला सेल्स के बारे में अवश्य सुना होगा, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले जैसे जितनी भी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं वो सब हम उनको लिविंग एनिमल्स, लिविंग बोलते हैं। लिविंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सेल्स है वो बेसिक यूनिट है एक्चुअली लाइफ की। क्योंकि सेल्स लिविंग है इसलिए जो ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सेल्स प्रेजेंट हैं वो सेल्स जो हैं आपको वो उस ऑर्गेनिज्म को जीवित बनाते हैं। तो सेल्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अगर हम सेल्स को किसी ऑर्गेनिज्म से अलग कर दें तो मृत हो जाती है, परंतु लेबोरेटरी के अंदर हम दोनों प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स को हम ग्रो कर सकते हैं और उनको हम बहुत लंबे समय तक ग्रो कर सकते हैं, कल्चर कर सकते हैं। परंतु अगर हम इन कोशिकाओं को मिसट्रीट करें, यानी जो इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो अगर उनको न्यूट्रिएंट नहीं देते या कोई ऐसा शॉक दे दें, कोई केमिकल शॉक हो, फिजिकल शॉक हो, उनसे भी इनकी मृत्यु हो सकती है। तो डेथ जो है वो एक बेसिक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो सेल भी जो है वो भी मृत हो सकती है किन्हीं कारण से। अब एक और इसमें सबसे अगर पहले हम बात करें कि ह्यूमन सेल्स को कल्चर करने का सबसे पहले जो श्रेय है वो जॉर्ज और मार्था जे को जाता है, जो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में 1951 में उन्होंने फर्स्ट और जो सेल्स हैं उनको कल्चर किया था। और इन सेल्स को हम हेला सेल्स बोलते हैं, HELA। जहाँ मेरा कर्सर मूव कर रहा है वहाँ पे देखिए, ये जो हेला सेल्स हैं ये डोनर के नाम पर जो हेनरिटा लैक्स थी वो इन सेल्स की डोनर थी जिसकी मृत्यु कैंसर की वजह से हुई। उसकी कोशिकाओं को जो है सबसे पहले कल्चर किया गया 1951 में। और आज भी पूरे विश्व के अंदर जो हेला सेल लाइन है ये सेल लाइन कल्चर होती है और इनके ऊपर बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट हैं वो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट इनके ऊपर किए जाते हैं। अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि जितने भी कोशिका अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में है तो हम उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, परंतु अगर हम उसको कल्चर कर लेते हैं तो जब हम कल्चर करते हैं उसको तो उसके ऊपर हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट हैं वो सारे मोस्टली कल्चर्ड सेल्स के ऊपर होते हैं। तो ये जो आपके डायग्राम यहाँ पे है ये आपके हेला सेल्स का जो है वो डायग्राम है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये ये वाली जो सेल्स हैं ये हेला सेल्स हैं। तो ये हेला सेल्स हैं, ये कल्चर करके इनके ऊपर जितने भी एक्सपेरिमेंट आजकल हो रहे हैं वो सारे मैक्सिमम जो हैं आपके वो कल्चर्ड सेल्स के ऊपर हो रहे हैं। तो हेला सेल लाइन जो है वो अभी मेंटेन सेल लाइन है जिसके ऊपर जितने भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कल्चर्ड सेल्स के ऊपर होते हैं ज़्यादातर। तो अब अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो पहली इनकी बेसिक प्रॉपर्टी है वो कि ये बहुत हाईली कॉम्प्लेक्स हैं और ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। तो कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे अगर हम बात करें कि कोई भी मशीन है, जैसे हम सपोज कार की बात करें तो कार के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं जो मिलकर काम करते हैं। कुछ व्हील्स को मूव करेंगे, कुछ ब्रेक करने के काम आते हैं, कुछ उसको एक्सीलरेटर। तो बहुत सारे इंजन के पार्ट्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे से प्रॉपरली वर्क करके कार को मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोशिका के बहुत सारे ऑर्गेनेलिज जो हैं वो सारे मिलकर इसको एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं। तो बहुत एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है कोशिका जिसके बहुत सारे पार्ट्स मिलकर जो है उसको कंसिस्टेंटली
प्रॉपर वर्क करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो कोशिका प्रॉपरली काम करती है। इनके अंदर जो है चांसेस ऑफ एरर्स बहुत कम होते हैं। तो अगर कोई एक पार्ट भी ख़राब हो जाए, जिस प्रकार से सेल कार्य करना बंद कर देगी, तो कोशिका के अंदर भी उसी प्रकार से जो फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शनिंग है, वो उसकी इफेक्ट होगी। और ये जो नॉर्मल फंक्शनिंग है, ये इतना, इसका एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि जैसे डीएनए जब रेप्लिकेशन होता है, उस समय में जो चांसेस ऑफ एरर्स हैं, वो चांसेस ऑफ एरर्स जो हैं आपके कितने हैं? 1 मिस्टेक एवरी 10 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। तो जो लगभग 1 करोड़ न्यूक्लियोटाइड इनकॉर्पोरेट होते हैं, उनमें एक एरर न्यूक्लियोटाइड का हो सकता है। मतलब इतनी कम प्रोबेबिलिटी है एरर होने की। और अगर ये कुछ एरर हो भी जाता है, तो वो एरर तुरंत जो है उसको डिफरेंट मैकेनिज़्म है एक और करेक्शन की, उसको करेक्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से पहला तो जो इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी हुई कि जो कोशिका है वो बहुत एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। तो जैसे अभी मैं आपको एक नीचे एक डायग्राम के द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा कि जो एपिथेलियल सेल्स हैं, अगर हम इंटेस्टाइन का हम सेक्शन काटें, ठीक है, तो इस चित्र को एक बार ध्यान से देखिए आप। ये जहाँ कर्सर मूव कर रहा है, ये एक इंटेस्टाइनल सेल है, इंटेस्टाइन की सेक्शन है। तो इसके अंदर हमें पता है कि सबको यहाँ पे माइक्रोविलाई होते हैं। तो ये जो माइक्रोविलाई हैं, ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये एक जो है आपके एक माइक्रोविलाई जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस माइक्रोविलाई को अगर हम और हाईली मैग्नीफाई करते हैं, तो ये माइक्रोविलाई इस प्रकार से दिखाई देते हैं। और इस माइक्रोविलाई का अगर हम एक और आगे स्ट्रक्चर देखें, तो उसका नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो इस प्रकार से दिखाई देगा। इट्स बेसिकली एक प्रोटीन है। तो ये जो है आपके इंसेट 3 में जो दिखाया गया है, ये आपके एक प्रोटीन है जो यूजुअली माइक्रोफिलामेंट से बनी हुई होती है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम इस पार्ट का, इंटेस्टाइन की इस पार्ट का सेक्शन देखें, तो यहाँ पे बहुत सारे ये हमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो एनर्जी उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया के इस पार्ट को अगर हम मैग्नीफाई करके देखें, तो कुछ इस तरह से ये इसके दिखाई देंगे। ये एक्चुअल में इसका F1 पार्टिकल है। तो ये F1 पार्टिकल है, और इसको और आगे मैग्नीफाई करें तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा, और ये बेसिक इसकी स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार से कोई भी जो कोशिका है वो बेसिकली बहुत एक कॉम्प्लेक्स जो है, कई कॉम्प्लेक्स पार्ट्स से मिलकर जो है कोशिका का निर्माण करता है। तो हमें पता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका कार्य होता है एटीपी का प्रोडक्शन, और एटीपी जो है वो हमें पता है कि वो एटीपी प्रोडक्शन जो है वो एटीपी रिक्वायर्ड होती है। जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितनी भी हमारे कोशिका के कार्य होते हैं, उन सब के अंदर हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। तो कोशिका का अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, तो कोशिका की दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि ये इसके पास एक जेनेटिक प्रोग्राम होता है, और उसको कैसे उपयोग करना है ये सारा कोशिका के अंदर उपस्थित होता है। तो डीएनए के बारे में हम सब पता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कोडेड फॉर्म के अंदर, जो कलेक्शन ऑफ जीन्स है जो डीएनए के बने हुए होते हैं, उसके अंदर किसी ऑर्गेनिज्म की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो सब उसके अंदर निहित होती है, उसके अंदर रहती है। तो इसी तरह से अब ये जो अगर हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो ये इतनी विस्तृत होती है कि अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें, तो इसके अंदर मिलियंस ऑफ पेजेस हम टेक्स्ट बुक के लिख सकते हैं। इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर, वास्ट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है वो इन जो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, उनके अंदर उपस्थित रहती है। तो अगर जैसे ये जो न्यूक्लियस होता है जहाँ पे ये पैकेज इन्फॉर्मेशन रहती है क्रोमोसोम के फॉर्म में, ये जो आई आपको दिखाई दे रहा है, इसकी डॉट से भी 100 गुना लगभग कम छोटा होता है
जिसके अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन निहित रहती है। तो जीन्स जो हैं वो है स्टोरेज लॉकर हैं, इंफॉर्मेशन के स्टोरेज लॉकर हैं। वो बेसिकली आपके जो हैं एक ब्लूप्रिंट जो है आपके कि जो सेल की जो स्ट्रक्चर है और उसकी जो फंक्शन है उसको कैसे स्टोर करना है, ठीक है, और कैसे सेल को प्रॉपर फंक्शन करना है, ये एक ब्लूप्रिंट की तरह से जो है उनके अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो रहती है। जीन्स जो होते हैं आपके, इसके अंदर जो जब म्यूटेशन हो जाए कोई इंफॉर्मेशन जो है उसके अंदर, वो म्यूटेशन किसी भी कारण से हो सकती है। अगर ये वेरिएशन इसके अंदर पैदा हो जाती है तो ये म्यूटेशंस कहलाती है। और म्यूटेशंस जो होती हैं वो जो है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हेल्प करती हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही कोई म्यूटेशन हुआ, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के अंदर चेंज हुआ, तो ज़्यादातर म्यूटेशन जो होती हैं वो हार्मफुल होती हैं, परंतु कुछ म्यूटेशन जो होती हैं वो यूज़फुल भी होती हैं। तो वो यूज़फुल म्यूटेशन जो होती हैं वो रिटेन कर ली जाती हैं और आगे उसको पास किया जाता है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट हम सेकंड इसका पार्ट 2 के अंदर इसकी जो बाकी की प्रॉपर्टीज है उसके बारे में इसका